हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज मैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पर बात करने वाला हूं। दोस्तों, मैरिज के केस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैरिज के बाद सामने आती हैं। जैसे कई सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वाइफ को या हस्बैंड को कोई बीमारी थी, लेकिन जब शादी हुई तो उस समय पे उस बीमारी के बारे में दूसरी पार्टी को नहीं बताया गया और शादी के बाद पता चला कि उसको ये गंभीर बीमारी है। तो ऐसे में फिर वो फंस जाता है और उसको इस शादी को खत्म करने के लिए एक केस कोर्ट में दाखिल करना पड़ता है, यानी कि वो लिटिगेशन में तो पड़ी जाता है, कोर्ट कचहरी में पड़ी जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपने देखा होगा कि आजकल जो चल रहा है कि दहेज को लेकर के झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। थाने पे जाके महिला थाने में कंप्लेंट दर्ज कर दी जाती है कि ये मुझे मारते हैं, पीटते हैं, दहेज मांगते हैं, और ऐसी अधिकतर कंप्लेंट जो हैं वो झूठी होती हैं। तो दोस्तों ऐसे केस में भी दिक्कत हो जाती है और कई बार ऐसा होता है कि लड़की जब आपका घर छोड़कर जाती है तो वहां से सारे अपने जो उसको मिले हुए शादी में गहने होते हैं वो सब कलेक्ट करके ले जा लेती है, लेकिन फिर उसके बाद वो स्त्री धन के लिए अलग से कंप्लेंट दायर कर देती है कि 406 का एक मुकदमा होना चाहिए, मेरा स्त्री धन उन्होंने रख लिया है। तो ऐसे केस में दोस्तों प्रॉब्लम हो जाती है और कई बार ऐसा होता है कि लड़की वालों ने शादी पर 1 रुपया भी नहीं लगाया होता, लेकिन वो कहते हैं कि हमने 25 लाख रुपए शादी में खर्च किए थे या 40 लाख रुपए शादी में खर्च किए थे, और उसकी रिकवरी मांगते हैं। तो ऐसे केस में लड़के वाले फंस जाते हैं। एक तो उन पर दहेज का मुकदमा हो जाता है और दूसरा इतनी बड़ी रकम देने की वो लोग डिमांड करते हैं। और कई बार लड़कियों के साथ भी ऐसा होता है कि शादी होती है, शादी के कुछ समय के बाद उनके साथ क्रूरता की जाती है और उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उनका सारा स्त्री धन भी रख लिया जाता है और डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि शादी के मामले में डिस्प्यूट होना बहुत ही आम बात है और इससे निपट नहीं सकते आप। इसके लिए फिर आपको लिटिगेशन में जाना पड़ता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं और जिंदगी उसमें ही गुजर जाती है। तो दोस्तों इन सब प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है उसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं और आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि आप इन सब चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट लेकर के आऊँ, लीगल जानकारी लेके आऊँ, उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों इस पूरे मामले को जानते हैं कि किस तरह से आपको इन सारी प्रॉब्लम्स जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताई से आप बच सकते हैं, बाहर आ सकते हैं और आपको किसी भी तरह के लिटिगेशन में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब भी आप अपने बेटे या बेटी की मैरिज करते हैं तो दिमाग में आजकल की परिस्थितियों को देखकर यही ख्याल आता है कि कल को यदि आपके साथ भी यही हुआ तो आप क्या करेंगे। तो उस डर को आज मैं यहाँ दूर कर रहा हूँ। तो दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि इंडिया में भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होनी चाहिए, यानी कि जो हम रीति रिवाज से शादी करते हैं इसकी जगह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होनी चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान बनना चाहिए, ऐसा कोई कानून बनना चाहिए। तो यहाँ मैं आज आपको इसकी पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ कि बिना प्रावधान के भी आप कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कैसे कर सकते हैं, और ऐसा तरीका बताऊंगा जो कभी फेल नहीं होगा और जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। दोस्तों इसका तरीका यह है कि जब भी आप मैरिज करने वाले हैं, आपकी आपस में बातचीत चल रही है, तो आप उस वक्त गुड फेथ में दोनों ही पार्टी, चाहे वो लड़के वाले हैं चाहे वो लड़की वाले हैं, आपस में ये तय कीजिए कि शादी से पहले हम एक एग्रीमेंट करवाएंगे। अब दोस्तों यहां पर हम गलती कर जाते हैं। हम एग्रीमेंट का मतलब ये मानते हैं कि हम एक स्टैम्प पेपर पर एग्रीमेंट कर लेते हैं, उसको नोटराइज कर लेते हैं और उसको एग्रीमेंट मान लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस एग्रीमेंट की कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं होती है। यानी कि वो ठीक है, इतना तो जरूर माना जाएगा कि एक एग्रीमेंट कुछ हुआ है आपके बीच में, लेकिन बहुत ज्यादा कोर्ट उसको कंसीडर नहीं करती है। और उस एग्रीमेंट के केस में सबसे मेन बात यह आती है कि जो दूसरी पार्टी होती है जिसके खिलाफ आप उस एग्रीमेंट को यूज कर रहे हैं, वो ये कह देती है कि सामने वाली पार्टी ने उसको डरा धमकाकर, जान से मारने की धमकी देकर या फिर गन पॉइंट पे वो एग्रीमेंट साइन करवाया है। क्योंकि वो एग्रीमेंट कोर्ट के बाहर हो रहा है, कोर्ट का उसमें किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो बड़ी आसानी से कह देता है कि मुझे पर प्रेशर बना के या मुझको धमकी देके या मुझ पर दबाव डाल के मेरे साइन इस एग्रीमेंट में करवाए गए थे। तो इसलिए दोस्तों कोर्ट इस प्रकार के एग्रीमेंट्स को नहीं मानती है। तो कैसे कोर्ट मानेगी आपके एग्रीमेंट को, वो भी आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों जब भी आप मैरिज करने वाले हैं अपने लड़के लड़कियों की, या आपकी खुद की मैरिज हो रही है, तो उस केस में सबसे पहले आप दोनों पार्टी बैठिए और किसी एडवोकेट के मार्फत एक एग्रीमेंट तैयार कीजिए जिसमें शादी की सारी शर्तों को आप लिखेंगे। जैसे कि आप उसमें सबसे पहले शादी की डेट लिखेंगे कि कब शादी हो रही है, ये लिखेंगे कि दोनों ही पार्टी अपनी मर्जी से शादी के लिए तैयार हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा रहा है। दोनों की एज खोलेंगे हस्बैंड और वाइफ की कि उनकी एज क्या है शादी के समय, और ये लिखेंगे कि दोनों ही स्वस्थ हैं, किसी प्रकार की उनको बीमारी नहीं है, ताकि यदि बाद में पता चलता है कि दोनों में से किसी को भी कोई बीमारी थी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सके।
और आपको शादी करने के बाद ये अफसोस ना हो कि आपके साथ धोखा हुआ है। साथ ही ये लिखाया जाएगा कि इस शादी से दोनों के ही घर वालों को कोई आपत्ति नहीं है। इसके साथ आपको ये भी लिखवाना चाहिए कि जो शादी होगी उसमें कितना पैसा लगाया जाएगा और कितना पैसा कौन सी पार्टी लगाएगी और कौन सी पार्टी की क्या जिम्मेदारियां होंगी, वो सारी चीजें। इसके अलावा ये कि लड़की को कितना पैसा उसके मायके वालों के द्वारा दिया जा रहा है। ध्यान रखिए उसमें दहेज शब्द का प्रयोग आपको नहीं करना है, क्योंकि दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन अपराध होते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि हम अपनी बेटी को इतना इतना उपहार स्वरूप दे रहे हैं। और इसके साथ साथ ये कंडीशन जरूर लिखाएं कि यदि किसी भी कारणवश दुर्भाग्यवश ये रिश्ता भविष्य में टूटता है तो उस समय पे लड़के वाले क्या क्या सामान लड़की वालों को वापस करेंगे, उनकी क्या जिम्मेदारी बनेगी। इससे दोस्तों दोनों ही पार्टी को फायदा है। लड़की वालों को भी फायदा है क्योंकि उनका सामान उनको वापस मिल जाएगा, और लड़के वालों को भी फायदा है क्योंकि उनसे अननेसेसरी डिमांड नहीं की जा सकती। जितना उसमें लिखा होगा उतना ही उनसे मांगा जाएगा। और सबसे खास बात, लड़के के ऊपर जो आजकल झूठा 406 का मुकदमा दर्ज हो रहा है, उससे भी लड़का और लड़के की फैमिली बच जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशन बताई जो आपको डालनी ही डालनी है। इसके अलावा भी यदि आप किसी और कंडीशन को डालना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब दोस्तों इसकी प्रक्रिया क्या होगी उसको जान लेते हैं कि किस तरह से इस एग्रीमेंट को बनाया जाएगा। दोनों की, लड़का लड़की की फोटो उस पर लगेगी, उनकी आईडी उस पर लगेगी, और उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के आप इस एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करेंगे। दोस्तों रजिस्टर्ड एग्रीमेंट क्या होता है इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कैसे बनाया जाता है, उसमें कितना खर्चा आता है, क्या उसकी प्रोसीजर होती है। और दोस्तों जब आपका ये रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट हो जाएगा और ये आपको रजिस्ट्रार ऑफिस से वापस मिल जाएगा रजिस्टर्ड होने के बाद, उसके बाद आप मैरिज कीजिए। ये दोस्तों एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। यदि कोई भी पार्टी इसको तोड़ेगी तो उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसा करने से आप भविष्य में होने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए कोई कानून अलग से भले ही नहीं है, लेकिन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट का कानून तो हमारे यहाँ पर है। आप किसी भी चीज को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। उस पर आपको कुछ स्टैम्प पेपर देने पड़ते हैं। हर एक स्टेट का अलग अलग रूल है कि कितने स्टैम्प पेपर उस पर लगेंगे, और इसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन फीस भी पे करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा खर्चीला तरीका जरूर है, लेकिन आप सोचिए कि यदि शादी में आप लाखों रुपए लगाते हैं तो कुछ हजार रुपए यदि आप एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में लगा लेंगे और उससे आपका फ्यूचर सेफ होता है, तो कोई मेरे हिसाब से प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो यदि आप भविष्य में इन सारी समस्याओं से बचना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। और इसके साथ साथ आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा जिसमें बताया गया है कि किस तरह से आपको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट या रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। दोस्तों आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए यदि मुझसे बात करना चाहें तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।